हेलो, नमस्ते। वेलकम टू महामना एकेडमी। माई सेल्फ सिमोना प्रकाश। अभी आपको इस चैनल पे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ और अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अकाउंट्स। तो पहले तो मैं ये एक इंट्रो वीडियो से स्टार्ट करने वाली हूँ, जो हमने लास्ट से सीखा कि हमें एक इंट्रो वीडियो बनाने के बाद ही कोर्स स्टार्ट करना चाहिए। तो आप अकाउंट्स के इंट्रोडक्शन में पाओगे कि आपके अकाउंट्स में 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसको अगर आपने 40 अटेम्प्ट ही करना होता है। देखो, सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जो मतलब देना ही है आपको आफ्टर 12th, क्योंकि एक तो आप या तो बीएचयू, हमारे जो मैं जानती हूँ कि जो बच्चे हमारा चैनल फॉलो करें, मोस्ट ऑफ द बच्चे बीएचयू या तो होता है उनका एम या फिर होता है डीयू। ठीक है, तो आपको सीयूईटी अगर क्रैक करना है तो आप मतलब 40 क्वेश्चन तो आप अकाउंट्स के करने ही करने हैं आपको। ठीक है, दूसरी बात ये, मैं एक और मुझे जो आपका सिलेबस देख के समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपना 12th करके और फिर उसके बाद से आप सोचो कि बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे फिर हम सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप बहुत लेट हो, क्योंकि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें टाइमिंग बहुत कम होता है। तो अगर आपको सीयूईटी वाकई क्रैक करना है तो आपको एक तो अपना 12th भी अच्छे से करना होगा, प्लस सीयूईटी के लिए भी अभी से तैयार करना स्टार्ट कर देना होगा। और दूसरी बात एक और कॉमर्स की मुझे समझ में आई, दूसरे डिपार्टमेंट का मुझे नहीं पता, कि कॉमर्स में आपका सिर्फ 12th पढ़ के भी सीयूईटी नहीं निकलेगा। ये आप जान जाइए, मतलब आपको 12th पढ़ने के साथ साथ आपको 11th पढ़ना होगा। इवन कुछ टॉपिक्स तो एक्स्ट्रा भी हैं, ठीक है, जो आपको हम लोग भी कंप्लीट कराने वाले हैं। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं एज अ मैं कंपटीशन के लिए खुद प्रिपेयर करती हूँ, तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, क्योंकि आप स्कूल के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये बात नहीं पता होगी। क्योंकि हम लोग क्या है, अभी तक जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ बुक से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हमारा और आपका जो पढ़ने का तरीका है वो क्वेश्चन सॉल्व करने का है, एक पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का है, फिर हम लिखते हैं ऐसा। लेकिन एमसीक्यू में बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट होता है पढ़ने का। पहला तो ये कि आपको थियरी पे बहुत ज़्यादा, अभी आपको 12th में सिखाया गया होगा, आपके टीचर बोले होंगे सॉल्यूशन करो, सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे सॉल्यूशन तो करना है, लेकिन ज़्यादा जो एम्फेसिस है वो करना है आपको आपके थियरी वाले पोर्शन पे। ठीक है, और थियरी वाले पोर्शन पे ऐसे करना है कि आप वन लाइनर क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। आपके दिमाग में अगर एक पूरा टॉपिक आपने पढ़ा है तो उसके बारे में कुछ पूरा एक लाइन बोल दिया जाए और फिर कुछ एक चीज पूछा जाए तो आप बता सको। समझ रहे हो, ये आप कहाँ से डेवलप कर सकते हो। ये बहुत नई बात लगेगी आपको, मुझे भी बहुत देर बाद समझ में आई, मुझे किसी ने समझाया बहुत टाइम बाद कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको अपना ये सीख समझा रही हूँ कि ऑलवेज गो विद द टेस्ट देना है। टेस्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, चाहे वो कॉमर्स हो या फिर कुछ और हो, आपको अकाउंट्स करना हो, इकोनॉमिक्स करना हो, बीएसटी करना हो, कुछ भी करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टेस्ट देना है। अब आप सोचोगे कि लॉजिक क्या है टेस्ट देने का। आपने कभी सोचा आप 100 क्वेश्चन 100 एमसीक्यूज अगर आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आप 100 एमसीक्यूज में मैक्सिमम 50 टॉपिक्स तो आपको मिल ही जाएंगे। 50 टॉपिक्स जो होंगे उससे वो 100 एमसीक्यूज बने होंगे। अब टेस्ट देने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप पता कर पाओ कि आपका कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, ये तो एक बेनिफिट है ही। लेकिन इसके साथ साथ जब आप टेस्ट देने के बाद आप देखते हो कि आपने कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं सही किया है और आप बार बार टेस्ट देते हो, जब तो आपको समझ में आता है अच्छा इस टॉपिक से सही नहीं किया। जब आप उसके एक्सप्लेनेशंस देखते हो, उसका जो करेक्ट वर्जन है वो देखते हो, तो आपका वो टॉपिक ऑटोमेटिक या तो रिवाइज होता जाता है या तैयार होता जाता है। ठीक है, तो एक बार आप पूरा ये पढ़ाई तो करो ही करो, जरूरी है, ये बिना किए तो आप टेस्ट नहीं दे सकते हो। लेकिन ऑलवेज गो विद द टेस्ट। ठीक है, प्लीज कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि नहीं टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है, ये नहीं है, या आपको लग रहा है कि अरे हम तो अभी 12th पढ़ के आए हैं, टेस्ट दे के क्या होगा, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, या पूरा तैयार हो जाएगा तब टेस्ट नहीं, एक चैप्टर तैयार हो गया तो भी टेस्ट दो, भले कम नंबर आ रहा है 2 टेस्ट देखो तो कि कहाँ प्रिपेयर हुआ है, पीवाईक्यूज करो ही करो। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस को लेके। देखिए, ये सिलेबस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगी भी। जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे मुझसे, उनको पता होगा कि सिलेबस रखना कितना इंपॉर्टेंट है। तो या तो आप फिजिकल फॉर्म में, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिजिकल फॉर्म में रखो। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो कोई बात नहीं, अपने फ़ोन में, अपने डीपी पे या अपने वॉलपेपर में या किसी भी तरीके से आप या पेन पेपर से लिख के अपने वॉल पे चिपका के रखो। जहाँ भी आपका पढ़ाई करते हो वहाँ पे सिलेबस होना मस्ट है। ठीक है,
तो हम लोग पहले देखेंगे। अब आपको यहाँ पे भी ये लगेगा कि मैम ये अलग अलग टॉपिक आ रहे हैं, तो मैंने अभी आपको समझाया ना कि जो आपका सिलेबस है वह ऐसा डिजाइन ही है कि सिर्फ उसमें क्लास 12 ही नहीं बल्कि क्लास 11 के भी कुछ टॉपिक है और कुछ तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट यूनिट है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप लोग क्लास 12 में ये पढ़ रहे होंगे। ठीक, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ये तो आपको पूरा बेसिक इसका आपको करना है। लाइक आपको पार्टनरशिप का जो जितना भी थियरी है वो तो आपको एकदम रटा होना चाहिए, जितने भी रूल्स हैं वो सब तो आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, एडमिशन, रिटायरमेंट सब पता होना चाहिए आपको। फिर यूनिट थर्ड है आपका पार्टनरशिप से ही रिलेटेड है। अगेन मैंने कहा ना कि इसका एडमिशन, इसका रिटायरमेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए। इवन पार्टनरशिप 2 यूनिट कवर करता है। और ये भी कहीं अगर आपको ये बताया जा रहा है ना कि ये वाला चैप्टर ज़्यादा वेटेज है, ये चैप्टर ज़्यादा वेटेज है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनटीए ने कभी ऐसा कुछ नहीं सेट किया है, जितना मैंने पीवाईक्यू देख सीखा है कि कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है कि पता चल जाए कि ये वाले का वेटेज ज़्यादा है। हाँ, बस ये कह सकते हो कि कोई चैप्टर अगर थोड़ा टफ है तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, या वो बड़ा है तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे क्वेश्चन ज़्यादा बन सकता है। बट कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, फिर अगेन पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन से रिलेटेड, मतलब पार्टनरशिप आपको पूरा पढ़ना है। फिर शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड इसका फॉरफीचर ऑफ शेयर पढ़ना है आपको, इशू कैसे होता है, रिडेम्पशन क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। अब ये रिडेम्पशन आपके 12th में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये आपके सिलेबस में है तो हम आपको कराएंगे। मुझे लगता है कि एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, एक मतलब ट्रिक है, मुझे जितना समझ में आता है, जो मैंने खुद ही एग्जाम क्लियर किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मतलब आपका सिलेबस है, आपका एनसीईआरटी है, आपका जो भी स्कूल का बुक पढ़ाया जा रहा है, प्लीज़ उसी को पढ़ना, उसको पढ़ना मस्ट। मतलब एक बार तो आप उसको पढ़े हुए हो, उसका एग्जाम दिए हुए हो, क्लास 11th का भी आपके पास बुक होगा, उसको भी पढ़े हो, आप उसका एग्जाम दिए हुए हो, तो आप जब दोबारा पढ़ोगे तो एक तो वो आपका रिवीजन की तरह हो जाएगा। दूसरा, अगर आप किसी चैनल को फॉलो कर रहे हो, नॉट मतलब हमें ही नहीं, किसी को भी फॉलो कर रहे हो, तो सिर्फ उसी की वीडियो बार बार देखो। ऐसा नहीं कि आप 20 का ऑप्शन आ गया है तो 20 बार बार अलग अलग बार देख रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे इतना पढ़ने के बाद भी और एक्स्ट्रा पढ़ने का मेरे पास टाइम है, तो पीवाईक्यू देख सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा और पढ़ना है तो आप अरिहंत की बुक पे जा सकते हो। अदरवाइज आपके लिए इतना काफी है, अगर आप नोट्स बना के अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। फिर लिक्विडिटी रेशियो क्या है, सॉल्वेंसी क्या है, एक्टिविटी रेशियो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, ये मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी सारी चीजें आती हैं ये हम पढ़ेंगे, और क्या क्या स्टेटमेंट है फाइनेंशियल पोजीशन का, ये सारा। अब आप इतना सारा टॉपिक देख के एक बात तो समझ गए होंगे कि ये जो जितने भी ये सारे टॉपिक्स है ये आपके सारे सिलेबस में नहीं है, आपके क्लास 12th के सिलेबस में नहीं है। ये लगभग 18 चैप्टर होंगे जितना मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, और मैं इन सारे का एमसीक्यूज भी, पहले मैं चैप्टर्स कंप्लीट करूंगी, फिर मैं एमसीक्यूज कंप्लीट करूंगी। आपको अगर ये सारा कंप्लीट करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, तो आप महामना एकेडमी को फॉलो कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस पे रेगुलरली हम वीडियो डालने वाले हैं शुरू से लेके लास्ट तक। अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो आप इस सिलेबस को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से भी ले सकते हो और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद से आपका ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, अब ये भी आपके 12th में क्या है कि ऑप्शनल है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इसको कम पढ़ना है, उसको ज्यादा पढ़ के आपका हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपको दोनों ही पढ़ना है। ठीक है, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को भी हम पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या है, यूजिंग कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम कैसे हम यूज करने वाले हैं, और इसमें भी अकाउंटिंग यूजिंग डाटाबेस वगैरह चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये सारा ही आने वाला है। अगर आपको ये पूरा शुरू से लास्ट तक पढ़ना है तो हम अपने चैनल पे सारी वीडियोस डालने वाले हैं, आप महामना एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस वीडियोस अपलोड करेंगे, लास्ट में क्वेश्चंस कराएंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।